फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि क्या कमोडिटी बेस्ड कंपनीज पर अभी ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, राइट। तो हम इसके लिए मेनली नाल्को का एग्जांपल लेंगे, राइट। मैं मेन चीज़ें जो है नाल्को की वहाँ पर बेसिकली हम उसकी बात करेंगे, प्राइजेस कैसे रहे हैं। मेनली हम ऐसे स्टॉक्स, ऐसे कंपनीज की बात कर रहे हैं जो कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज आने की वजह से अब एक काफी तेजी में हमें नजर आ रहे हैं, राइट। तो नाल्को हमारा जस्ट एक एग्जांपल है, बट ऐसे कमोडिटी साइकिल्स हम सारे ही मेटल्स में करंटली देख रहे हैं, राइट। वेदर इट इज जिंक, वेदर इट इज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर की तो खैर बात काफी ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम बेसिकली नाल्को पे इसके पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, अनुज ने एक वीडियो किया था। तो अगर आप नाल्को इस कंपनी को स्पेसिफिकली डिटेल में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। इस वीडियो का जो तात्पर्य है वो यही है कि हम समझेंगे कि कमोडिटी स्टॉक्स का बिहेवियर हम कैसे देखें थ्रू द आइज ऑफ नाल्को, एंड देन इवेंचुअली हम कुछ थीसिस देखेंगे कि इन्वेस्टिंग अगर करना है इस इंडस्ट्री में तो हमें क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए एंड क्या रिस्क्स होते हैं, क्या इश्यूज है ये सब कमोडिटी स्टॉक्स में। तो उसकी बात हम बेसिकली इस वीडियो में करेंगे, राइट। तो कमिंग टू नाल्को, अब नाल्को जो है वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, राइट। अब इसमें कोई भी कमोडिटी में हमें डिमांड और सप्लाई, ये दोनों चीज़ों का जो रिलेशन है वो समझना बहुत जरूरी है। अब डिमांड अच्छी है या नहीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो डिमांड कहाँ से है? इंडिया में जो एल्यूमिनियम का ड्राइवर है, सबसे बड़ा ड्राइवर, दैट इज द इलेक्ट्रिकल सेगमेंट। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में एल्यूमिनियम एक बहुत बड़ा एंड मेजर कंपोनेंट है जो यूज होता है, राइट। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो लाइट वेट होके भी एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ देता है। तो इसमें इसका एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल यूजेस में आता है। इलेक्ट्रिकल डिवीजन, दिस इज एक्चुअली डेटा फ्रॉम नाल्को देमसेल्व्स, जहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे एल्यूमिनियम का कंजम्पशन पैटर्न इंडिया में रहा है। सो 48% डिमांड कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमोबाइल 15% डिमांड लाता है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 13% लाता है, एंड बाकी और भी अलाइड इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम का जो यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हमें नजर आता है। तो करंटली मैक्रो सिचुएशन एल्यूमिनियम की कैसी है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, राइट। तो 2026 में ओवरऑल अगर हम देखें तो एक सस्टेन्ड प्राइस स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, राइट। दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स करंटली बात कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली आई एम श्योर आप अगर वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको तब तक पता चल जाएगा कि nobody can really predict how the prices of commodities are going to move, but these are more or less the points that the industry experts or some of the research reports are putting forward right now. So एक sustained price increase देखा जा रहा है कि जो ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन का कॉस्ट कर्व है वो अराउंड $2,400 पर टन का है। तो करंटली प्राइसेस आर ऑलमोस्ट $3,500 पर टन। सो इस वजह से जो बड़ा मार्जिन यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स कमा पा रहे हैं, दैट इज द रीजन वाई देयर स्टॉक्स आर रैलिंग, राइट। कुछ स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर्स भी है। हालांकि इसमें एक फनी चीज ये है कि वेदर इट इज एनी कमोडिटी, डिमांड, स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर्स की बात हमेशा तब होती है जब वो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। राइट नाउ यू कैन सी इट इवन इन द प्राइस ऑफ सिल्वर, राइट। सिल्वर के प्राइसेस जस्टिफाई करने के लिए एवरीवन हैज अ थियरी राइट नाउ इन द मार्केट कि देखो इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी कितने सारे। इंडस्ट्रियल यूजेस तो पहले भी थे, ऐसा क्या चेंज हुआ है पिछले 5-6 सालों में, राइट। बट ऑफकोर्स ये नैरेटिव्स हमेशा आने वाले हैं जब भी किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस रैली होते हैं तब। एक स्टैग्नेंट सप्लाई एंड लोअर इन्वेंट्रीज करंटली देखे जा रहे हैं। तो सप्लाई जो है उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट। अगर आपका सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि आपके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। वो हम करंटली कमोडिटीज के केस में देख सकते हैं। कुछ एनर्जी बॉटलनेक्स भी है यहाँ पर। सो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स जो है, राइट, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स को आपको रन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। अब सिचुएशन ये हुई है कि एआई एक बड़ा थीम इमर्ज हो रहा है, राइट। तो ऐसे में एआई के लिए आपको डेटा सेंटर्स रन करने पड़ते हैं। अब डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो अगर पावर की डिमांड एआई सेंटर्स, डेटा सेंटर्स की तरफ से ज्यादा रहे तो ओवरऑल एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे। ग्लोबली मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में तो प्राइसेस जो है एनर्जी के वो काफी कंट्रोल्ड होते हैं, राइट, दे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, बट दैट इज नॉट द केस विथ एवरी कंट्री। तो ऐसे में जनरली स्पीकिंग जो प्राइजेस है पावर के वो बढ़ने वाले हैं। जब प्राइजेस पावर के बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो बहुत सारे एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स जो है वो अपना प्रोडक्शन चला नहीं पाएंगे, क्योंकि इट विल नॉट बी सस्टेनेबल फॉर देम टू माइन एल्यूमिनियम एंड सेल द फिनिश प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसे में होगा ये कि ऐसे कुछ जो प्लांट्स है जो शटडाउन होंगे, ऑलरेडी आइसलैंड, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ये हो रहा है, तो सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई अगर कम रहा एंड डिमांड ज्यादा रही तो प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग विथ एल्यूमिनियम ग्लोबली।
कमिंग टू नाल्को की करंटली अराउंड 7.5 MTPA की बॉक्साइट कैपेसिटी है, राइट। अगर मैं ब्रीफ में आपको एल्यूमिनियम के माइनिंग की प्रोसेस एक्सप्लेन करूं तो बॉक्साइट नाम का एक मिनरल होता है जिसको माइन करना पड़ता है आपको थ्रू आइदर अंडरग्राउंड और ओवर द ग्राउंड, राइट। इंडिया में इसके काफ़ी सारे कैपेसिटीज़ है इन उड़ीसा, झारखंड, ये सारे स्टेट्स में। तो बॉक्साइट को माइन करना पड़ता है एंड थ्रू वेरियस टेक्निक्स उससे एल्यूमिना प्रोड्यूस होता है, राइट। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये इन द मेकिंग ऑफ एल्यूमिनियम, इसको भी अलग से बेचा जाता है। एंड देन उसमें और कुछ आपको प्रोडक्शन के चेंजेस करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस रन करने होते हैं जिसके बाद आप एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करोगे, राइट। तो नाल्को के पास खुद के बॉक्साइट माइंस भी है, उनके पास खुद की रिफाइनरी है जो एल्यूमिनिया प्रोड्यूस करेगी एंड एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम जो प्रोड्यूस करना है जिसे स्मेल्टर में किया जाता है, तो वो भी इनके पास खुद की कैपेसिटी है। अब जनरली एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कंपनीज जो है वो खुद के पावर प्लांट चलाती है क्योंकि वो इकोनॉमिकली ज्यादा वायबल हो जाता है। आपको पावर की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि इट मेक्स मोर इकोनॉमिक सेंस अगर आप खुद का पावर प्लांट चलाओ, उसके लिए आप कोल लो, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करो एंड फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने प्लांट चलाने में यूज करो, राइट। तो इनके खुद के कैप्टिव पावर प्लांट्स है 1200 मेगावाट्स के, कोल की अपनी खुद की उनकी कैपेसिटी है, राइट, एंड विंड पावर की भी कैपेसिटी है। तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैप्टिवली कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया में मेनली 3 प्रोड्यूसर्स है एल्यूमिनियम के, विच इज नाल्को इज द थर्ड लार्जेस्ट। इससे बड़े जो है वो 2 प्राइवेट कंपनीज है, विच इज हिंडाल्को एंड वेदांता, राइट। अब बात करते हैं हम करंट प्राइजेस ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में, राइट। सो दिस इज अ डेटा फ्रॉम अ मंथ बैक। इसके बाद जो प्राइजेस है वो और भी चेंज हो गए और भी बढ़ गए। सो एज ऑफ दिसंबर एंड द प्राइजेस ऑफ एल्यूमिनियम वर समवेयर अराउंड $3000 जो और भी बढ़ चुका है अब, राइट। इट हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट 3500 नाउ। तो हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के स्पॉट प्राइजेस आर क्लियरली राइजिंग अ लॉट एंड इसी वजह से हम देख सकते हैं कि नाल्को के शेयर प्राइस में पिछले 1 महीने में कितनी बढ़ोतरी आई है इस वजह से। एक और चीज़ है कि एल्यूमिनियम की जो इन्वेंट्री है उसको भी मॉनिटर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री कम हो जाती है देन दैट मीन्स कि सप्लाई जो है मार्केट में वो कम हो रहा है। दैट इज एन इंडिकेशन कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, प्राइजेस बढ़े हुए ही रहेंगे, राइट। सो मोर और लेस दिसंबर के एंड में भी अगर हम देखें इन्वेंट्रीज जो है एल्यूमिनियम की वो काफ़ी कम ऑलरेडी हो चुकी थी। एल्यूमिना, राइट, इसकी भी प्राइस ट्रैजेक्टरी की बात करना जरूरी है क्योंकि ये नाल्को जैसी कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 30-40% रेवेन्यू जो है वो लाता है। तो एल्यूमिना के प्राइसेस पिछले साल में कुछ समय के लिए काफी बढ़ गए थे, बट अगेन दे हैव नाउ मॉडरेटेड हियर राइट नाउ। सो मेनली जो इंक्रीज हमें दिख रहा है नाल्को के स्टॉक प्राइस में, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ एल्यूमिनियम। सो अगर हम कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स की बात करें तो करंटली उनके पास 7.5 MTPA के बॉक्साइट माइंस है। एक एडिशनल कैपेसिटी आगे उनकी लाइव होने वाली है, बॉक्साइट माइनिंग की कैपेसिटी ऑफ 3.5 MTPA विच इज गोइंग टू कमीशन इन दिस ईयर इन द मंथ ऑफ मे। एल्यूमिना रिफाइनरी की कैपेसिटी जो है 2.1 MTPA की करंटली है, यहाँ पे भी 1 MTPA की कैपेसिटी ऐड होने वाली है। तो जो भी बॉक्साइट प्रोड्यूस होगा एडिशनल कैपेसिटीज ऐड होने के बाद, तो उसको प्रोसेस करने के लिए एल्यूमिना की रिफाइनरी कंपनी के पास है। लेकिन स्मेल्टर जो है इसकी कैपेसिटी 2030 में जो है वो कमीशन होगी, यानी तब तक एडिशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। एल्यूमिना हालांकि कंपनी बेचती है, एक्सपोर्ट करती है मेनली, तो यहां से उनको जो है एडेड रेवेन्यूज जो है वो मिल सकेंगे। बट ऑफ कोर्स एल्यूमिना के प्राइसेस वैसी ट्रेजेक्टरी में नहीं है जितने एल्यूमिनियम के हैं, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम में इंक्रीज कंपनी का, एल्यूमिनियम के वॉल्यूम में इंक्रीज वो 2030 के बाद ही हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, राइट। कमिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी लाइक नाल्को, तो हम देख सकते हैं दीज आर द नंबर्स ऑफ द ट्रेलिंग 12 मंथ्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। पिछले 12 मंथ्स में क्या प्रॉफिट नंबर्स रहे हैं कंपनी के लिए। सो दीज आर एट अ पीक राइट नाउ, राइट। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो ऐसा पीक कभी नहीं आया है। 6,158 crores of trailing 12 months profitability has been recorded by Nalco mainly because of rising prices of aluminium, राइट। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज से हमेशा सतर्क रहना है हमें, स्पेशली इन कमोडिटी कंपनीज, कि करंटली प्राइस साइकिल कैसी है। सो जो भी वैल्यूएशंस आप करंटली देख रहे हो, पी रेशियो देख रहे हो या फिर प्राइस टू बुक रेशियो देख रहे हो, दे आर ऑन द बैक ऑफ सच हाई अर्निंग्स। तो ऐसे में द पी रेशियो कैन बी वेरी डिसेप्टिव। कई बार आपको लगेगा कि ये स्टॉक का पी बहुत कम है, बट उसका रीजन ये है कि अर्निंग्स एक सुपर साइकिल में है, इस वजह से पी रेशियो जो है वो आपको कम वहां पर नजर आ रहा है। वैल्यूएशंस अगर हम देखें, प्राइस टू बुक भी एक पॉपुलर मेट्रिक है किसी भी कमोडिटी कंपनी को वैल्यू करने का। तो पिछले 10 साल में ऐसा प्राइस टू बुक रेशियो अब तक कभी नाल्को ने नहीं देखा था। 3.75 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू इज द वैल्यूएशंस एट विच द कंपनी इज करंटली
ट्रेडिंग। तो ये था एक आउटलुक कि करंट वैल्यूएशंस कैसे हैं, राइट। सो ओवरऑल अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि ओवरऑल वैल्यूएशंस कैसे हैं, तो दे डेफिनेटली आर एट एलिवेटेड लेवल्स। प्रीवियस हिस्टोरिकल लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली दे आर एट एलिवेटेड लेवल्स इवन ऑन हाई कमोडिटी प्राइसेस एंड हाई अर्निंग साइकिल। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पहले जब जब एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े तो उसके बाद क्या हुआ, राइट। हिस्ट्री हमेशा हमें एक क्लू देती है कि जब पास्ट में जो चीजें हुई जो हम करंटली देख रहे हैं उसके बाद क्या क्या होने लगा। तो क्या ऐसा हुआ है कि इस सेंचुरी में एल्यूमिनियम के प्राइसेस ऐसे ही रैली हुए हैं? तो डेफिनेटली हुए। तो तब उसके बाद क्या हुआ, ये अगर हम देखें तो हमें एक इंसाइट मिल सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट। ऑफ कोर्स करंटली एक नैरेटिव ओवरऑल हम इंडस्ट्री में देखें तो वो यही है कि ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने वाली है क्योंकि सप्लाई में इश्यूज है, चाइना में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, राइट। डिमांड ग्लोबली ऐसी है कि जो डिमांड है दैट विल बी वेरी सस्टेन्ड, तो कमोडिटी प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। दिस इज द ओवरऑल नैरेटिव जो हम देख रहे हैं, राइट। तो ऐसा पहले भी हुआ है। मिड 2000s की अगर हम बात करें 2004 2005 ऐसा समय था जब चाइना ओवरऑल एक जीडीपी बूम में चल रहा था, राइट। डबल डिजिट जीडीपी इंक्रीज यहां पर कंसिस्टेंट बेसिस पर देखा जा रहा था उनकी इकोनॉमी में। तो चाइना में एक बड़ी डिमांड आई थी एंड इससे एक्सपेक्टेशंस जो है ऑफ लास्टिंग टाइटनेस ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज वो बढ़ गई थी, हायर प्राइसेस बढ़ गए थे क्योंकि हो ये रहा था कि चाइना से डिमांड बहुत आने वाली है। तो इस एंटिसिपेशन में जो प्राइसेस थे वो एल्यूमिनियम के तभी भी रैली हुए थे। इन रियलिटी हुआ ये कि एग्रेसिव चाइनीज कैपेसिटी एडिशंस भी होने लगे। तो चाइना को ये समझ में आ गया कि हमें डिमांड है एल्यूमिनियम की, क्यों ना हम खुद ही सप्लाई ज्यादा करें। करंटली चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी बॉक्साइट रिजर्व्स, राइट। बॉक्साइट वो मेनली इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एंड एल्यूमिनियम बेचते हैं, राइट। तो तब ये हुआ कि एक तो 2005 में जब ये लगा कि अब कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे, राइट। 2007-8 में तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो दैट कंप्लीटली किल्ड द डिमांड, राइट। तो उससे जो कमोडिटी प्राइसेस है वो अगेन बहुत ही शार्पली ड्रॉप होते हुए नजर आए। सो एक तो वो तब हुआ था एंड 2010s में जब एक और बूम आई थी एल्यूमिनियम प्राइसेस में, तब चाइना ने क्विकली कैपेसिटी एडिशंस कर लिए। तो इससे एक जो सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स थे वो क्विकली उन्होंने फिलअप कर दिए एंड इससे इस वजह से जो प्राइसेस है कमोडिटी के वो कैप होने लगे। 2017-18 में एक और चाइना रिलेटेड फैक्टर आने लगा क्योंकि तब एनवायरमेंटल एंड इलीगल कैपेसिटी पर चाइनीज गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मार्केट वो सीइंग कि हो सकता है अब इससे ये होगा कि सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटीज जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, चाइना के गवर्नमेंट ने। लेकिन हुआ ये कि प्राइसेस रैली हुए थे ब्रीफली, बट नई कैपेसिटी जो कंप्लाई करती है विद द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वो क्विकली चाइनीज कंपनीज ने खड़ी कर दी एंड दैट कंप्लीटली ऑफसेट द ग्लोबल आउटलुक ऑफ द प्राइसेस गेटिंग इंक्रीज्ड, राइट। 2021-22 में एक एनर्जी क्राइसिस आया था। दिस इज जस्ट आफ्टर द कोविड, राइट। तो पावर शॉर्टेजेस थे, हाई एनर्जी कॉस्ट थे, तो इससे ये हुआ कि स्मेल्टर्स जो है दे स्टार्टेड गेटिंग शट डाउन एंड देयर वाज टॉक ऑफ अ न्यू सुपर साइकिल इन द कमोडिटी प्राइसेस। लेकिन हुआ ये कि प्राइसेस ने रिकॉर्ड हाई हिट करने के बाद एक डिमांड वीकनेस नजर आ गई ग्लोबली, राइट। क्योंकि हमें ये भी दिखा कि सारे ही कंट्रीज ने बहुत एग्रेसिवली रेट कट्स किए थे, तो वो डिमांड आने के बाद इन्फ्लेशन एक मेजर इशू हो गया था। तो ऐसे में डिमांड वीक होने लगी एंड सप्लाई ने क्विकली एडजस्ट कर लिया विच शिफ्टेड द मार्केट फ्रॉम डेफिसिट टू अ सरप्लस, राइट। अब 2024-25 में कैपेसिटी कैप्स चाइना में आने लगे, राइट। तो करंटली एल्यूमिनियम क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि चाइना की जो कैपेसिटी है 45 MTPA के ऊपर वो ले नहीं जाएंगे, इज व्हाट द गवर्नमेंट इज करंटली सेइंग। तो ऐसे में सप्लाई डिसरप्शंस होंगे, इज व्हाट द मार्केट इज करंटली फैक्टरिंग इन। तो एक कोर पैटर्न अगर हम देखें जो भी हमने सीखा है एल्यूमिनियम के प्राइसेस में इन द पास्ट, तो कोर पैटर्न इज कि सप्लाई जो है वो काफी फास्ट रिस्पॉन्ड किया है जब भी प्राइसेस बढ़ने लगे हैं तब, एंड स्पेशली इन चाइना, राइट। तो उससे जो टाइटनेस दिखी है वो सरप्लस में बढ़ गई इन द कमोडिटीज। मैक्रो डिमांड साइकिल्स एंड पॉलिसी शॉक्स जो है वो आने लगे। तो करंटली हम इस एजम्पशन पर है कि ग्लोबली जो है वो डिमांड बहुत अच्छी होगी एंड इस वजह से कमोडिटी के लिए डिमांड हमेशा रहेगी, बट वी डोंट नो, राइट। रिस्क्स ऑलवेज कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन। 2005 में किसी को पता नहीं था कि 2007 में शायद एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, तो हमें वो पॉसिबिलिटी भी दिमाग में रखनी है। नॉट समथिंग एज बिग एज मे बी द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, बट समथिंग जो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है ग्लोबली डिमांड के लिए, राइट। ओवरऑल अगर हम ग्लोबली जीडीपी ग्रोथ देखें तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर राइट नाउ, राइट। ऑल्दो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ is poised to be quite good, but globally GDP growth is not really that big a number right now, right। तो हमेशा हमें
ऐसे नैरेटिव्स से थोड़ा सावधान रहना चाहिए विच आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत ही रैली होने वाला है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो हमने ये भी करना चाहा है यहाँ पर कि क्यों ना नाल्को की मैनेजमेंट ने पास्ट में जो कहा है उसी पर ध्यान दे, राइट। आफ्टर ऑल अगर हम कमोडिटी साइकिल्स या फिर प्राइसेस को अगर ये देखने जाए कि कौन सबसे अच्छा प्रेडिक्ट कर सकता है, देन मे बी द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज, राइट, मे बी दे कैन प्रेडिक्ट व्हाट कुड हैपन इन द फ्यूचर, राइट। तो हमने पिछले 10-12 साल के एनुअल रिपोर्ट्स नाल्को के स्टडी किए टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट ने तब क्या कहा था एंड इवेंचुअली क्या क्या हुआ। 2014 से 16 में ओवरऑल मैनेजमेंट व्यू यही था कि जो ग्लोबल डिमांड है दैट इज वेरी स्लगिश, ओवर सप्लाई है करंटली कमोडिटी का, एंड प्राइसेस जो है वो लो रहेंगे इन द नियर टर्म, राइट। ऑलरेडी मैनेजमेंट ने खुद ने ही ये एक एक्सपेक्टेशन रख दी कि प्राइसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं है, तो हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली एल्यूमिनियम प्राइसेस स्टेड वेरी वीक एंड रेंज बाउंड भी रहे वो इस दौरान, राइट, विच एंड ऑल्सो दे ड्रिफ्टेड लोअर वर्सेज अर्लियर ईयर्स। तो एक मेजर बुल फेज नहीं आया। तो मैनेजमेंट ने जो कहा था वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर दिखी। 2016 से 2018 में एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की ये थी कि एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिना प्राइसेस जो है वो रेंज बाउंड रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स, क्योंकि वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ कैपेसिटी जो है वो रिस्टार्ट होने वाली है, तो सप्लाई आएगा एंड प्राइसेस लोअर ही रहेंगे। बट एक्चुअली हुआ ये कि प्राइसेस इंप्रूव होने लगे एंड स्पाइक हो गए इन 2018 बिकॉज ऑफ चाइना के एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एंड इस वजह से मैनेजमेंट का कहना था कि एक फ्लैट प्राइस ट्रैजेक्टरी होगी, लेकिन प्राइसेस बढ़ने लगे। ड्यूरिंग दिस टाइम नाल्कोस शेयर प्राइस मेड गुड मनी, राइट। 2019-2020 में ओवरऑल मैनेजमेंट का कहना था कि एक ग्लूमी प्राइस एनवायरमेंट रहेगा, कोविड ड्रिवन कोलैप्स डिमांड आ चुका है ऑलरेडी, शार्प फॉल हमने देखा। एक्चुअली क्या हुआ, एक शार्प फॉल दिखा एंड मल्टी ईयर लोज में प्राइसेस जो है कमोडिटी के पहुंचने लगे, विच वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद द पेसिमिज्म नैरेटिव जो मैनेजमेंट ने कहा था। एंड एक पावरफुल रिकवरी यहाँ पर सेटअप होने लगी विच वॉज नॉट हाईलाइटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ नाल्को। उनको भी पता नहीं था कि ऐसी कोई रिकवरी आएगी प्राइसेस में। 2020 से 2022 अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हाँ डेफिनेटली रिकवरी हुई है प्राइसेस में, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने लगे हैं एल्यूमिनियम के, लेकिन उनका एम्फोसिस था कि करंटली द पोजीशन इज वेरी वोलेटाइल एंड एक पॉलिसी रिस्क है, एक स्ट्रक्चरल सुपर साइकिल करंटली नजर नहीं आ रही है, ऐसा नाल्को की मैनेजमेंट ने कहा था। लेकिन हमने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रैली इन हिस्ट्री देखी तब, राइट, जहां पर प्राइसेस एक्सीडेड इवन 4000 USD पर टन। इट वॉज फॉर अ ब्रीफ पीरियड बट ये हुआ था, राइट। अब 2022 से 2024 पर मैनेजमेंट का यही कहना था कि उनका फोकस है वोलेटिलिटी पर, पॉसिबल सरप्लस होगा 2025 में। चाइनीज स्लो डाउन है, ऐसा कोई सरप्लस हुआ नहीं, इनफैक्ट शॉर्टेज हो गया, राइट। एंड प्राइसेस नॉर्मलाइज हुए थे ब्रीफली, बट देन वी स्टार्टेड अ वेरी बिग सुपर साइकिल जो करंटली अब तक कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है जस्ट आफ्टर 2024। सो ओवरऑल हम ये सबसे क्या सीख पाते हैं, राइट। एक अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन ले तो यही है कि अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कमोडिटी कंपनीज पर देखना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वन मस्ट बाय एट वेरी लो वैल्यूएशन लेवल्स, ऐसे लेवल्स जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका बहुत अच्छा रहे। दिस ऑल्सो मीन्स बाइंग इन टाइम्स जहां पर पेसिमिज्म जो है इंडस्ट्री में, नेगेटिविटी जो है इंडस्ट्री में वो काफी ज्यादा हाई हो, राइट। सेकेंड थिंग इज कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दीज कमोडिटी साइकिल्स विल नॉट रन, राइट। तो ऐसे में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर बाइंग की है, पेसिमिज्म में बाइंग की है, देन यू जस्ट हैव टू वेट एट सम पॉइंट जहां पर चीजें जो है आपकी फेवर में होने लगे। ऐसे ही बेट्स हमने कुछ हमारे वैल्यू पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं, आर नॉट रियली रिलायंट ऑन वन पर्टिकुलर कमोडिटी लाइक एल्यूमिनियम बट इन अदर कमोडिटीज, राइट। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, इसकी मैनेजमेंट जनरली हैज वेरी लेस आइडिया अबाउट द फ्यूचर आउटलुक ऑफ प्राइसेस। हमने जस्ट देखा कि नाल्को के केस में मैनेजमेंट खुद क्या कह रहा था एंड इवेंचुअली क्या हुआ। वी आर नॉट सेइंग कि मैनेजमेंट को तो कुछ भी पता नहीं था। द थिंग इज कि मैनेजमेंट ऑल्सो डज नॉट हैव एन आइडिया कि आगे कमोडिटी प्राइसेस कैसे होने वाले, राइट। आई एम श्योर इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप बहुत लोग देखोगे जो ये कह रहे हैं कि नाल्को पे अभी क्यों वीडियो बना रहे हो, तब बात करो ना 2 साल पहले जब प्राइसेस बहुत कम थे। तो the thing is कि nobody knows कि how these commodities are going to move, not even me, not even the managements of these companies, right? So the motive behind making a video right now is just to give the investors an idea कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, right? Looking at the large capex required in the industry, investors ने इस चीज का भी अकाउंट फॉर करना चाहिए कि कुछ पोटेंशियल डिलेज कमिश्निंग में हो सकते हैं। ये सारे कंपनीज कैपेसिटीज एंड कमिश्निंग्स पर चलती है, तो यहाँ पर कोई डिले आए तो दैट कुड बी डिट्रीमेंटल टू द स्टॉक प्राइस। नाल्को के केस में पर्टिकुलरली लेवरेज करंटली एक इशू नहीं है, यानी डेट कंपनी के पास ज्यादा नहीं है,
बट फ्यूचर में जो भी एक्सपेंशन लगेगा उसके लिए डेट की जरूरत पड़ सकती है। तो वैल्यूएशंस भी आपको ऐसे अकाउंट फॉर करने चाहिए कि फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी के पास ज्यादा डेट आ जाए एंड इससे एक फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो कंपनी के लिए एक मेजर इशू हो सकता है, राइट। सो दिस वाज सम आइडिया दैट आई वांटेड टू गिव यू अबाउट हाउ इन्वेस्टिंग बेसिकली वर्क्स इन कमोडिटीज और साइक्लिकल कंपनीज जो कमोडिटी पर कंप्लीटली बेस्ड है। कमोडिटीज पर कुछ फेमस इन्वेस्टर्स ने भी अपने बुक्स में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। इस वीडियो को आप इस पॉइंट पर पॉज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली हैज़ बीन रिटन अबाउट दीज कमोडिटीज इन सम ऑफ दी मेजर बुक्स लाइक पीटर लिंच हैज टॉक्ड इन वन ऑन वॉल स्ट्रीट अबाउट हाउ क्या रिस्क्स हो सकते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग इन साइक्लिकल्स। बेंजामिन ग्राहम हैज टॉक्ड अबाउट इन सिक्योरिटी एनालिसिस। हावर्ड मार्क्स ने मास्टरिंग द मार्केट साइकिल में इन चीज़ों का जिक्र किया है एंड फिलिप फिशर ने भी कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में कमोडिटीज में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर क्या ध्यान में रखना चाहिए, इस पर जो है अपने ओपिनियंस रखे हैं। द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज नॉट टू गिव यू एनी पेसिमिज्म अबाउट इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज। हमें बस समझना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, किस पॉइंट पर इन्वेस्टिंग वुड बी मोर इन योर फेवर। हो सकता है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस यहाँ से और भी रैली करे, हो सकता है 4000, 4500, 5000 तक भी जो कमोडिटी के प्राइसेस है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस है पर टन, वो पहुंचे। ऐसे में नाल्को जैसा स्टॉक प्राइस विल रैली इवन मोर, बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। हमें एक कैलकुलेटेड बेट लेनी चाहिए बिकॉज इन्वेस्टिंग इज कंप्लीटली अबाउट टेकिंग कैलकुलेटेड बेट्स। कौन सी चीज़ें आपके फेवर में है, कौन सी आपके फेवर में नहीं है, एंड कोई चीज़ें आपके फेवर में ना रही तो भी आपने वैल्यूएशंस कैसे दिए हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इवेंचुअली गोइंग टू डिसाइड कि आप कैसे रिटर्न्स कमाते हो एज एन इन्वेस्टर, राइट। तो इन्हीं चीज़ों का एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश हमने इस वीडियो के थ्रू की है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में आपको कुछ इंसाइट्स मिले हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिएगा इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें एंड हमारी वेबसाइट investyajna.in को विजिट करना मत भूलिए। करंटली बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं रिपब्लिक ये कूपन कोड यूज़ करने पर। सो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, हमारे प्रोडक्ट्स देखें एंड अगर आपको वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर उनको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।